Good morning, dear students. Today I am going to teach you chapter number 6, the water resources, and the topic is conservation of water resources. भैया बहनों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अध्याय संख्या 6 को लेकर, जिसका नाम है जल संसाधन। आज हम इसके तीसरे प्रकरण की ओर चढ़ते हैं, जिसका नाम है जल संसाधनों का संरक्षण। चलते हैं इस प्रकरण की ओर। जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेज़ी से बढ़ती हुई मांग, तेज़ी से फैलते हुए प्रदूषण तथा इसकी स्थानिक एवं ऋतुगत असमानता के कारण इनका संरक्षण बहुत अनिवार्य हो गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जल संसाधनों की मात्रा बहुत सीमित है, आपूर्ति भी, सप्लाई भी बहुत सीमित है, लेकिन डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये जो वाटर रिसोर्सेज के जो सोर्स हैं वो अलग अलग स्थान के आधार पर अलग अलग मौसम में बहुत डिफरेंशिएट वेरिएशन लेके आता है। इसलिए इस पानी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जल संसाधनों के संरक्षण के लिए ये 3 कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। पहला, जल बचत की तकनीक तथा विधियों का विकास करना। दूसरा, जल को प्रदूषित होने से बचाना। तीसरा, जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की बहुत आवश्यकता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण का कारण और निवारण करने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन संस्थानों के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जैव और जीवाणुविक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। यानी ये कहना चाह रहा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है, दोनों मिलकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया में 507 स्टेशनों की स्थापना की है, जो कि पूरे देश में जो जितने वाटर रिसोर्स हैं उसकी क्वालिटी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी उसकी देखरेख कर रहे हैं कि क्वालिटी वाला पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन्हीं संस्थानों के द्वारा जो किए गए अध्ययन के अनुसार है कि जो बायो कहते हैं, उनकी जो उन्होंने स्टडी की है उसके आधार पर कहता है कि बायो और जो जीवाणुविक संदूषण है वो उसमें नदियों में उससे प्रदूषण का वो सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी है। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, हैदराबाद में मूसी और कानपुर व वाराणसी में गंगा सबसे प्रदूषित नदी है। देश के विभिन्न भागों में भौम जल प्रदूषण जल में भारी या विषैली धातुओं जैसे फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। सरकार ने जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कई वैधानिक व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण से संबंधित 1974 में जल अधिनियम बनाया और 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया। इसके अतिरिक्त जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से उत्पन्न प्रदूषकों को काफ़ी हद तक कम करने के प्रयास किए गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जल संरक्षण के संबंध में गवर्नमेंट क्या उनका स्टेप उठा रही है, उसके कॉजेज़ को समझा। कॉजेज़ में 2 कॉजेज़ सामने आते हैं। एक तो कहता है कि जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सब पानी में मिल रहा है, इसके अतिरिक्त जो हमारा मलमूत्र है वो भी पानी मिल रहा है। कौन सा ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हमारा पानी प्रदूषित न हो रहा हो, इसीलिए इन कारणों पर हमने चेक किया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। उसका नाम है जल का पुनः चक्रण और उसका पुनः उपयोग। कैसे हम इस पानी को, कि बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में है, इसको हमें बार बार इस्तेमाल भी करना होता है, तो क्या ये रिसाइकिल हो सकता है? अगर रिसाइकिल हो सकता है तो हम कितने रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कितने कुछ से अब क्यों ना इसको बताएं, तो बार बार इसका प्रयोग करें। तो आए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। ताज़े जल की उपलब्धता में पुनः चक्र एवं पुनः उपयोग द्वारा भी सुधार लाया जा सकता है। शोधित अपशिष्ट जल, यानी जो कि प्यूरिफाई किया गया हो, ऐसा पानी जो गंदा होता है, अपशिष्ट यानी वेस्ट होता है, लेकिन उसको प्यूरिफाई कर दिया जाता है, जैसे निम्न गुणवत्ता वाले जल को उद्योगों में हम शीतलन के लिए और अग्निशमन के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं।
शीतलन मतलब रेफ्रिजरेशन होता है, अग्निशमन आप कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसका यूज़ किया जा सकता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में स्नान करने, बर्तनों एवं वाहनों को धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यानी जो हमारा पानी जो वेस्ट हम कहते हैं जो ऐसे ही बह जाता है सीवरों में चला जाता है, उसे सीवरों की बजाय अगर हम उसे किसी और अन्य कामों में इस्तेमाल कर लें, जैसे कि बागवानी के काम में इस्तेमाल कर लें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तनों एवं वाहनों को धोने में उपयोग करने वाले जल को हम बागवानी के लिए और अन्य प्रयोग के लिए किया जा सकता है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले जल को पीने के लिए सुरक्षित भी रखा जा सकता है। आखिरी टॉपिक हमारा है आज का जल संभर प्रबंधन, जिसकी सबसे ज़्यादा आज जरूरत पड़ रही है, जिसे हम वाटरशेड मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जल संभर है क्या। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, जो इसे मिट्टी और जल संरक्षण की एक आदर्श इकाई बना देता है। यानी कहने मतलब ये कि एक ऐसी जगह हम पॉइंट आउट कर दें कि सारा पानी जो बारिश का है या जो वेस्ट मटेरियल एक जगह करके इकट्ठा हो जाए। क्योंकि सबसे पहले है कि इकट्ठा नहीं होता है पानी, जो है बारिश का होता है तो वो सड़कों पे फैल करके इधर उधर चला जाता है। हम चाहते हैं कि पहले वो एक जगह स्टोर हो, एक जगह हो, तभी तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जल संभर विधि से कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों का विकास किया जा सकता है। जल संभर विधि जल संरक्षणता का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और पारितंत्रीय कमी को या ह्रास को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में यह भी काफ़ी हद तक फायदेमंद साबित होता है। इसी संबंध में सरकार ने हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने के पानी, सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, वन रोपण के लिए और जल संरक्षण के लिए काफ़ी हद तक योग्य बनाया है। आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू जल और आप जिसका मतलब है, और राजस्थान के अलवर जिले में अरवारी पानी संसद, ये जल संभर के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं, जो कि लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही हैं। तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर घरों में जल संग्रहण संरचना के निर्माण को काफ़ी हद तक अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका इस एक और छोटा सा प्रकरण और आगे अभी आता है खत्म होने से पहले, जिसका है वर्षा जल संग्रहण। यह भौम जल के पुनर्भरण यानी कि दोबारा उसकी पूर्ति करना इसे कहते हैं, उसको बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस तकनीक में स्थानीय रूप से वर्षा जल को एकत्रित करके भूमि जल भंडारों में संग्रहित करना शामिल है, जिससे स्थानीय घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: जल की निरंतर मांग को पूरा करना, नालियों को रोकने वाले सतही जल प्रवाह को कम करना, सड़कों पर जल के फैलाव को रोकना, भौम जल में वृद्धि करना और जल स्तर को ऊंचा उठाना, भौम जल को प्रदूषित होने से बचाना, भौम जल की गुणवत्ता को सुधारना और मृदा अपरदन को कम करना। इस प्रकार अभी आपने देखे कि किस प्रकार से इसके वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और आता है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा, जो 2002 में आई थी। इसकी प्रमुख विशेषता पर गौर करते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी पुस्तक में दिया हुआ है, इसलिए और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। धरातलीय एवं भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए और सुधारने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों, अनुक्रमणों और संरक्षण चेतना को बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार आज आपका प्रकरण समाप्त होता है। इससे संबंधित आपके प्रश्न आपके सामने इसी स्लाइड में दिए गए हैं। आपको इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इनको पढ़ करके अच्छे से आपको उत्तर देने होंगे। तो कल फिर एक नए प्रकरण के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अरे बाहर निकल जाता हूँ। ये किससे करते हो सर डाउनलोड?